મારી બેબીને ખતર પર પટકીને મારી નાખી, મારી ગોદમાંથી લઈને। ये वही जगह है जब हमारे परिवार वालों को, मेरे को 2-3 जन ने पकड़ ली, सबको मार डाला मेरे सामने। फिर मैं बेहोश हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं मर गई, ऐसा समझ के सब चले गए। उसके सामने उसकी माँ, बहनें, भाई, फूफा, फूफी सब मार दिए गए और बड़े निष्ठुर तरीके से। उसकी पहली बच्ची उसी के सामने मार दी, वो खुद प्रेग्नेंट है। ऐसे में जब आप उसको रात को होश आता है और वो खड़ी होती है और देखती है सियाह जंगल में अकेली है, कैसे जिंदा बच गई। फिर भी पहाड़ी के ऊपर चली जाती है, वेट करती है, दिन होने का वेट करती है, लाशों पे से कपड़े उठा के जाती है कि उसके पास कपड़े नहीं थे। पास के एक विलेज में जाती है, उनसे कपड़े मांगती है, बाद में लौट के आती है। जब उसको रिलीफ कैंप में ले जाते हैं तो वो हर व्यक्ति को, जितने लोग आ रहे हैं उनको वो पूरा बताती है क्यों कर रही थी ये सब। क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो ये कहता था कि इसमें न्याय होना ज़रूरी है। और फिर कितनी भी मुश्किलें आ गई कि वो लोग दर उन्होंने घर बदले, 17 बार घर बदल लिए उन्होंने इस पूरे दौरान, जब तक ट्रायल चली। उनके पास कोई रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं था, उनके बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, पर वो लड़ रही थी फिर भी। गुजरात में 2002 में हुए गोधरा कांड में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। बिल्किस बानो नाम की एक गर्भवती महिला के साथ इस हिंसा के बीच सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके साथ बलात्कार ही नहीं, उसके सारे परिवार के सदस्यों को हत्या कर दिया गया, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। जब ये गुजरात वाला रॉयट्स हुए और जब बिल्किस के केस में ये बंद हो गया, मतलब उन्होंने, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब होता है कि पुलिस एक रिपोर्ट फाइल करती है कंसर्न मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कि भाई इसमें हमें कुछ मिला नहीं। अब क्योंकि हम इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, चाहे इसलिए कि उसमें जो फैक्ट्स बता रखे हों वो फैक्ट्स स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हों, या फिर एक्यूज नहीं मिल पा रहे हों, या एड्रेसेस गलत हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी एक वजह हो, रीजनेबल वजह, उसके बेसिस पे पुलिस ये दायर कर सकती है कि भाई ये केस बन नहीं रहा, ये हम इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो उन्होंने सर्किल मैजिस्ट्रेट गुजरात में, जो भी उनका जुरिस्डिक्शनल थे, उनके सामने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी, ये बोलकर कि भाई इसने, विक्टिम ने नाम नहीं लिखे हैं कि उसके, और बिना नाम के उनको ट्रेस करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। इस बेसिस पे उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी। बिल्किस को कोई नोटिस नहीं दिया। सर्किल मैजिस्ट्रेट ने एक बार तो रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करी, उन्होंने बोला फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए। कुछ और समय के बाद, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर दोबारा एक रिपोर्ट फाइल हो गई, जिसमें उन्होंने बोला कि हमें आगे कुछ नहीं मिल रहा है और इसमें कुछ केस में है नहीं आगे करने के लिए। वो क्लोजर रिपोर्ट, कानून ये है कि आप विक्टिम को या कंप्लेनेंट को नोटिस इशू करेंगे, वो आएंगी, उनका सुनेंगे, उनका हिस्से की बात, और फिर आप आगे बढ़ेंगे, तय करेंगे कि क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली बिना बिल्किस को नोटिस करे। जब ये मुद्दा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास आया तो इनके पास जब ये खबर आई कि भाई क्लोजर एक्सेप्ट हो गई है इस किस्म के मसले में, और बिल्किस का जो गुनाह था, जो पूरे उसमें भी 14 लोगों का मर्डर हुआ था, बिल्किस खुद प्रेग्नेंट थी, उसका गैंग रेप हुआ था, 2 और महिलाओं का गैंग रेप हुआ था, तो अपने आप में मुद्दा बहुत ज्वलंत था। और ये समझ पाना एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए तो असंभव था कि ऐसा केस कैसे बंद हो सकता है। और ये भी फैक्ट था कि बिल्किस ने एक्चुअली नाम दिए थे एक्यूज के, तो वो भी सबके पास, एटलीस्ट NHRC के पास वो रिपोर्ट थी, मतलब उसने जो कंप्लेंट लिखवाई थी वो था डिटेल्स। उस वक्त वो जस्टिस आनंद चाहते थे कि किसी एक लॉयर को पता करें, जो लॉयर बिना डरे अपना काम कर दे और ठीक से बात रख ले। मेरा नाम उनको किसी ने सजेस्ट किया, मेरे तक उन्होंने बुलाया, मेरे को फाइल हैंड ओवर करी, हमने डिस्कशन किया और फिर हमने यहाँ पिटीशन फाइल कर दी।
तो स्टेट ऑफ गुजरात के लिए जो लॉयर अपीयर हो रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भी कंसेंट दी और मैटर में फिर सीबीआई के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि सीबीआई इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी। सीबीआई में जब इन्वेस्टिगेशन गया सीबीआई के पास तो एकदम से वो था टर्निंग पॉइंट था मैटर के लिए कि उन्होंने कमाल का इन्वेस्टिगेशन किया कि जो बिल्कुल खत्म कर दिया गया था मुद्दे को। कैसे कि नाम नहीं लिखे थे एक्यूज के कंप्लेंट में, जो उसने पुलिस के अधिकारी ने रिपोर्ट करे रिलीफ कैंप में। जबकि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आई थी उस वक्त, जयंती रावी। जैसे 3 तारीख का इंसिडेंट है ये, 4 तारीख की सुबह बिल्किस को रिलीफ कैंप में ले गए। उसने 4 और 5 के मध्य में वो अपनी कंप्लेंट लिखवा दी। वो तो सबको बता ही रही थी, जितने भी लोग मिलने आ रहे थे सबको डिटेल में सब कुछ बता रही थी, इंक्लूडिंग NHRC के जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, यहाँ से चेयरपर्सन गए हुए थे, उनको भी बताया था। तो सबको उसकी कहानी पता थी जी। पर जो पुलिस अधिकारी था, जो हेड कांस्टेबल था, उसने जब नोट करा, सोमा भाई उसका नाम था, उसने जब नोट करा तो उसने बड़ा तोड़ मरोड़ के पूरी कंप्लेंट को लिख दिया। तो जैसे उसने लिख दिया कि बिल्किस ने बोला 20-25 लोग 2 जीप में भर के आए थे, उसने लिख दिया 400-500 लोग थे। अब 400-500 लोग 2 जीप में तो नहीं आ सकते। 400-500 लोग उस जंगल में उस पतली सी लेन में कैसे पहुंचेंगे जहाँ पर मतलब वो बहुत पतला सकरा रास्ता था। 400-500 लोगों में बिल्किस 12 लोगों को कैसे पहचान रही है? तो केस तो वहीं खत्म हो जाता। जब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आई 6 तारीख की शाम को, उन्होंने जब बिल्किस का पूरा बयान लिया तो उन्होंने अपने साथ, उनके साथ एक सबऑर्डिनेट थे, उनको पूरा नोट करने के लिए उन्होंने बाय हैंड नोट किया वहीं पर सारी डिटेल। और बिल्किस सबको शुरू से आखिरी तक एक ही स्टोरी बता रही थी। अच्छा। जिसके संग हुआ है वो तो सेम ही बताएगा ना। तो उसकी स्टोरी में कोई वेरिएशन नहीं था। जयंती रावी ने जो कमाल का काम किया कि वो जब अपने ऑफिस लौट के गई तो उन्होंने उसको टाइप करवाया और टाइप करवा के तुरंत उस स्टेटमेंट को डीएसपी, डीसीपी, जिस भी हायर ऑफिशियल्स को भेज सकती थी उन्होंने भेजा और रिक्विजिशन करा कि इसने एफआईआर तुरंत रजिस्टर करी। वो ये भी डायरेक्शन देके आई थी कि बिल्किस का मेडिकल करवाइए, मेडिकल रेप के लिए करवाइए, क्योंकि उसका तब तक रूटीन में जैसे एक होता है फर्स्ट एड टाइप का कुछ हुआ था, उसका प्रॉपर मेडिकल नहीं हुआ था। तो वहां से मैटर आगे बढ़ा कि एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंटेशन हो गई। जब इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट करा तो क्लोजर में वो वाले सारे डॉक्यूमेंट इग्नोर कर दिए जो इतने क्लियर थे। हमने यहाँ पर वो सब दाखिल किए सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला कि आप सीबीआई की इंक्वायरी करिए और सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करा, तो सीबीआई ने जो तथ्य रखे वो हिला देने वाले थे। वो क्या कि डेड बॉडीज को वहां से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह ले जाया गया था। वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसमें से बाकी तो डेड बॉडीज मिसिंग थी, 7 डेड बॉडीज को एक के ऊपर एक करके डंप करा हुआ था, जिसके सिर अलग थे, मतलब उनके संग सिर नहीं थे उन डेड बॉडीज में। डॉक्टर्स जो बुलाए गए थे, 2 डॉक्टर्स थे, जो डॉक्टर कपिल था, उन्होंने आके जब पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम में उन्होंने डेड बॉडीज की हालत ये थी, जो कुछ फोटोग्राफ्स थी, उन फोटोग्राफ्स के हिसाब से डेड बॉडीज में फीमेल के आईज से ब्लड है, नॉस्ट्रल से ब्लड है, वाइट फ्लूइड है प्राइवेट पार्ट से। तो वो सब क्लोथ्स अप हैं या लोअर क्लोथ्स डाउन थे, तो वो तो देख के पता चल रहा था कि इनका रेप हुआ है। उसमें पोस्टमार्टम में रेप से मुतालिक बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट ही नहीं थी। इतना सब कुछ देखे कि बड़ा सारा कोई स्टोन रखा हुआ है चेस्ट पे, चेस्ट कंप्रेस्ड है, किसी के सिर को फटा हुआ पूरा सिर का सामान, इस तरह की डेड बॉडीज की कंडीशन थी। पर पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं था। पोस्टमार्टम में पंचनामा में तो डेड बॉडीज की कंडीशन थी, पोस्टमार्टम में कहते हैं कोई खास इंजरी नहीं मिली। तो पोस्टमार्टम बहुत मिसगिविंग था। सीबीआई ने फाइनली चार्जशीट जब फाइल करी तो ना केवल उन 12 लोगों के खिलाफ करी जिनके नाम बिल्किस ने अपनी एफआईआर में लिखे थे, बट उन्होंने उसमें दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ भी करा और 6 पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। उनमें वो शामिल था सोमा भाई, जिसने कि एफआईआर लिखने में, कंप्लेंट लिखने में गड़बड़ी करी थी। बाकी ये सब लोग जिन्होंने कि मैटर को खराब करा इन टर्म्स ऑफ एविडेंस खत्म हो, चाहे वो गड्ढा खुदवा के उसमें डालना हो, बॉडीज को शिफ्ट करना हो, या फिर आपने नमक खरीदना हो,
इस सारे डिस्टॉर्शन ऑफ एविडेंस के लिए बाकी लोगों को, तो पूरा की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी इनफैक्ट उन सबके अगेंस्ट चार्जशीट आई और फिर मुकदमा चला। सब लोग घर में जाइए, हम लोग हैं यहाँ पे। इस हादसे के 6 साल बाद यानी 2008 में मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में शामिल 11 व्यक्तियों को सामूहिक बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया, लेकिन अगस्त 2022 में गुजरात की सरकार ने इन 11 व्यक्तियों को रिहाई की मंजूरी दे दी। सरकार के इस निर्णय ने कई तरह की कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया। जिस तरह की चुनौतियां अगर हम लोकल स्तर पर हम लोकल में काम करते हैं और अगर हम देखें तो हर रोज़ कोर्ट के बाहर कितनी महिलाएं खड़ी होती हैं और न्यायिक व्यवस्था बहुत ख़राब है वहाँ पर। कोर्ट के अंदर जिस तरह के सवाल एक महिला जिसके जो प्रॉब्लम्स की शिकार हुई है ऐसे उनके साथ जिस तरह का कोर्ट का रवैया, वकीलों के सवाल जो होते हैं वो बहुत परेशान करने वाले होते हैं। इस केस में आपने उस चीज़ को, क्योंकि आप खुद में भी महिला हैं, तो किस तरह से डील किया? देखिए अनफॉर्चुनेटली सरकार या स्टेट ने बिल्किस के साथ खड़े होकर वो नहीं किया जो उनको करना था कि वो उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं। एक क्राइम से बचना भर काफी नहीं होता है, बचे रहना और उस लड़ाई लड़ने के लिए आपको आए दिन कोर्ट जाना पड़ता है, वकीलों से मिलना पड़ता है, पैसे कहाँ से आते हैं उसके लिए? जी बिल्कुल। आपको रोज वो हिम्मत भी चाहिए ना। फिर आपको उस पूरे झंझावत को, एक दिन में तो लिटिगेशन खत्म नहीं होता। इसमें 2004 से इन्होंने करना शुरू किया, मतलब 2002 का इंसिडेंट है। 2003 में इसमें क्लोजर रिपोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया इन्वेस्टिगेशन। 2004 में ट्रायल शुरू हुई, 2008 में जाके ट्रायल ख़त्म हुई, तो 4 साल ट्रायल चली जी। तो 4 साल मामूली वक्फा नहीं है कि जिसमें आप इंडिविजुअली हैंडल कर लोगे। तो इसके पास बिल्किस बड़ी नसीब वाली थी कि इसके पास वो सोशल वर्कर्स की टीम थी जो आके खड़ी हुई उसके साथ। अगर मीडिया कवरेज की बात की जाए, मीडिया के रोल की बात की जाए, वहाँ पर आपने किस तरह से महसूस किया? एज अ नागरिक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते आप गर्व कर सकते हो कि मैं इस देश का रहने वाला हूँ, या फिर हम लोग मरे नहीं हैं। बिल्किस को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो अकेली है। हम कुछ 2-4 लोग नहीं साथ जुड़े हुए थे कि कुछ सोशल वर्कर जुड़े हुए हैं कि एज अ वकील मैं जुड़ी हुई हूँ, या एज अ वकील हाई कोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं, या ट्रायल कोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं। पूरी सोसाइटी साथ खड़ी हो गई। बिल्किस के मुकदमे में हर घड़ी सोसाइटी साथ खड़ी थी। मीडिया ने कमाल का रोल प्ले किया। आप देखिए सरकारें बदलती रही, माहौल बदलता रहा। सब इतने सालों में 2002 से लेकर 2024 के बीच में सब कुछ तो सेम नहीं रहा ना हमेशा, पर मीडिया ने कभी भी एक भी स्टेप बैक नहीं करा। शायद हमसे ज़्यादा आवाज़ मीडिया ने उठाई। तो आपने बिल्किस बानो केस को भावनात्मक रूप से किस तरह से? बिल्किस का केस में जितनी बार उन फैक्ट्स को बोलती हूँ उतनी बार मुझे उतना ही कष्ट होता है। मतलब मैं अभी भी वो मुझे आएगा, हमेशा आएगा, वो मुझे हमेशा आएगा, क्योंकि वो है ही ऐसा कि वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। वो पढ़ना और वो अत्याचार हर बार पढ़ना, हर बार देखना आपको बहुत तकलीफ पहुंचाता है। उस तकलीफ के को एक्सप्रेस भी करना है आपको कोर्ट में जाकर, और आपको एट द सेम टाइम वहाँ रोना भी नहीं है। तो वो इमोशनल ट्रॉमा है जो आप एज अ लॉयर हर बार गुजरते हो उससे। मैं 9 दिन का फास्ट करती हूँ। मैं रिलीजियस नहीं हूँ, पर मैं 9 दिन का फास्ट करती हूँ। वो केवल इसलिए क्योंकि दुर्गा से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है हर नारी को दुर्गा होना चाहिए। तो मेरा कनेक्शन उस फास्ट का दुर्गा से है जी। तो वो हम लोग जब भजन, मतलब वो जब आरती करते हैं तो उसमें आता है ना कि सतियों के सत को संवारती, लाज बचाने वाली।
अब आप बिलीव नहीं करोगे, उस 16 दिसंबर के बाद में जितनी बार मैंने आरती पढ़ी होगी, कितनी बार पढ़ी होगी अब तक 2012 से, मैं उस एक लाइन पे हमेशा मेरा गला रुक जाता है। कि मुझे लगता है उस लड़की ने भी वो नवंबर और अक्टूबर में आरती करी होगी। अगर 9 दिन के फास्ट नहीं भी करोगे तो पहले और आखिरी दिन तो करी होगी। उसकी माँ ने अपनी जिंदगी भर करी होगी। सही। वो इस आरती को कैसे गा सकते हैं दोबारा, जबकि हम लोग डायरेक्टली निर्भया को नहीं जानते। पर उस पेन को सबने जिया ना, आज भी तकलीफ होती है ना उसका नाम लेकर, क्योंकि आपको समझ नहीं पा रहा किस तरह के इंसान होते हैं और उसका जिंदा क्यों रहना चाहते हैं, ये केस क्यों लड़ते हैं ये अपना। आपने किसी एक व्यक्ति को रुखसत कर दिया इस जगह से, इस सारी तकलीफ देकर। कोई जिंदा बच जाए, जैसे बिल्किस भगवान की दया से जिंदा है, तो एटलीस्ट उस दर्द के अलावा भी उसका जिंदगी है। वो जो चली जाती है उस दर्द के साथ, चाहे वो हाथरस का केस है, चाहे वो कठुआ है, नूह, चाहे ये निर्भया का केस था, इन सब में बच्चियां गई उस दर्द के साथ। और अगर ये हो जाए तो जो न्यायिक व्यवस्था इतनी बदल गई है और न्याय जल्दी मिल नहीं पाता, उसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। लोकल स्तर की अगर बात करी जाए जहाँ पे हम हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर जिस दिन न्याय जल्दी मिलना शुरू होगा ना, और फिर उतनी ही जल्दी अगर हाई कोर्ट भी कर दे और उतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट भी कर दे, तो ना तो पब्लिक मेमोरी से फेड होगा, ना लोगों के अंदर से वो डर जाएगा। लोगों के अंदर ये नहीं होगा कि अरे हाँ कुछ नहीं होता है। हम जितना स्लो करते हैं ना इस पूरे को, जितना डिले करते हैं, उसमें फिर वो डर चला जाता है। वो तब तक और 50 अपराध हो जाते हैं। आप अगर रेप से रिलेटेड या जो शादियों में जितनी परेशानियां होती हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस होता है, इससे रिलेटेड आप नुक्कड़ नाटक या कुछ तरह के प्ले करके स्कूल में हम करते हैं ना, सिंड्रेला का डांस और ये डांस, वो भी कर लीजिए, पर साथ में ये भी करवाइए। तो उन बच्चों के पटल पे भी ये बात आनी चाहिए कि जब एक महिला के संग ये होता है तो वो क्या गुजरती है पूरी जिंदगी के लिए, उसको क्या दर्द देते हैं आप, उस पूरे परिवार को क्या दर्द देते हैं, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं है। हमने इन सब्जेक्ट को इतना डिफरेंट बना रखा है, इतना दूर कर रखा है कि जब तक अनफॉर्चुनेटली कोई गुजरता नहीं है उससे, तब तक उनके पास जानकारी ही नहीं है। वो बंदा हैवान बने उससे पहले उसके इंसानी रूप में, देखिए वो हैवानियत का है ना, जब कोई व्यक्ति ये काम करता है, पर उसके रूह को ये पता तो हो कि अगर किसी के संग आपने ये करा है, तो ये जो होता है ना दर्द का एहसास खुद को होना, कि आपको समझाना कि जिंदगियां बर्बाद दोनों होती हैं। वो जिसके संग हुआ वो दर्द में जीता है, जिसने करा वो जेल में रहेगा, और परिवार बर्बाद हो जाता है क्योंकि उनको मुकदमे लड़ने पड़ते हैं, वो बदनामी जीनी पड़ती है। और कोई ढंग के परिवार होंगे तो वो तो इस शर्म से मर जाएंगे कि हमारे घर के व्यक्ति ने ऐसा काम किया है। हम क्या होता है, हम पैदा हो गए, जी रहे हैं बस, और कोई हमारे संग ढंग का व्यवहार कर ले तो हम बड़े शुक्रगुजार हो जाते हैं। आप भी सबके संग अच्छा व्यवहार करिए, पर ये भी मान के चलिए कि आपका हक है कि सामने वाले भी अच्छा व्यवहार करें जी। आप एक कानून से चलने वाले राज्य में या देश में रहते हैं, और जहां आपके लिए संवैधानिक तौर पर व्यवस्थाएं हैं, जिम्मेदारी है उस राज्य की या उस देश की कि आपको कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाए, तो अपने हक को समझिए, इस बात को समझिए कि स्टेट की जिम्मेदारी होती है आपको पालने की, और स्टेट वहां वो रोल प्ले करेगी। बेचारा होने की जरूरत नहीं, संबल यहां से लाना पड़ता है, आपको हिम्मत अंदर से लानी पड़ती है, और हिम्मती होना जरूरी है। लगभग 20 साल तक अपने साथ हुए अन्याय, शोषण और परिवार के सदस्यों की हुई मौत के बदले लड़ रही बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा लिए गए 11 लोगों की रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया और 2 सप्ताह के अंदर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। मैं हमेशा कहती हूँ कि बिल्किस के केस को याद करना है तो बिल्किस के साथ हुए अन्याय को याद से करने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि बिल्किस ने क्या हिम्मत दिखाई, बहादुरी जिस तरह से। बिल्किस का नाम
पर्सनली मैं कहती हूँ कि ये पर्यायवाची है हिम्मत का। आप किसी को बोल दीजिए आप बहुत हिम्मती हैं, आप किसी को बोल दीजिए आप तो बिल्किस हैं। बिल्किस के नाम के साथ हमेशा एक नाम बहुत ऐड होना चाहिए, वो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय का एक जो न्याय के लिए लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, बिल्किस के केस में एटलीस्ट उसको हमेशा बहुत ऊंचाई पे रखा कि जब जब बिल्किस आई उसको दोनों हाथों से जो रिलीफ दे सकते हैं दिया। तो बिल्किस की हिम्मत इसीलिए बनी रही कि उसको सुप्रीम कोर्ट से हमेशा वो साथ मिलता रहा जो एज अ नागरिक हम सब चाहते हैं हमको मिलता रहे। शोभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कहानी इसलिए, और ये पूरी कहानी और आपकी जो बात है हमारे चैनल से ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर खबर लहरिया काम करती है ग्रामीण भारत में, वहाँ पर न्यायिक व्यवस्था किस तरह की है आप सब जान रहे हैं। परेशान होकर के न्याय लेने की जो उम्मीदें हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन न्याय अभी भी मिलता है। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं, बिल्किस बानो केस में देख रहे हैं, आपको लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, उम्मीद रखनी पड़ेगी, उम्मीद हमेशा से जिंदा रखनी पड़ेगी। इसीलिए न्यायिक व्यवस्था आपके साथ भी उतने ही अच्छे तरीके से मिल सकती है और आप भी न्याय पा सकते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।